हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2020 पेपर टू इकोनॉमिक्स को डिटेल एनालिसिस। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि उसमें डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। और ये अपकमिंग एग्जाम के लिए यूजीसी नेट में और जहाँ जहाँ भी इकोनॉमिक्स यूज़ होता है, चाहे कोई पीजीटी एग्ज़ाम है, यूपी पीजीटी है, केवीएस, एनवीएस, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ें रहने वाली हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। और ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन है। और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से ही एक क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक, जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी गई है एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल रिस्पेक्टिवली हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, यहाँ से कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि बार बार किसी न किसी वे में हमेशा पूछता है। ठीक, तो अगर हम बात करें, एक सुपर शॉर्ट टॉपिक है, एक ये वाला और एक CES प्रोडक्शन फंक्शन वाला। चलिए, सबसे पहले अगर हम देखें कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वो बताता है हमें दैट इज़ Q इक्वल टू ए जो है एफिशिएंट पैरामीटर, एल लेबर और लेबर का कोएफिशिएंट अल्फ़ा, और उसके बाद कैपिटल का कोएफिशिएंट बीटा। ठीक है, ये इसका प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए, यहाँ हमें दिया हुआ है MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पता करना है। तो अगर हम MPL हमने पता करना है तो इसका एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, और जो इसके कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट अल्फ़ा और बीटा, इनका जो सम होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, और इसमें भी है 0.8 प्लस 0.2 इक्वल टू 1। ठीक, सो MPL का जो फॉर्मूला है वो ये है, दैट इज़ एफिशिएंट पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा और कैपिटल अपॉन लेबर, और उसमें बीटा स्क्वायर। ठीक, और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है उसका जो फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा, दैट इज़ एफिशिएंट पैरामीटर, और इसका जो पैरामीटर है या फिर जो इसका कोएफिशिएंट है कैपिटल का वो है बीटा, और उसके बाद L अपॉन के मीन्स लेबर अपॉन कैपिटल, और उसके बाद अल्फ़ा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूला को, अगर आपको पता था, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी थी। ठीक है, अल्फ़ा एफिशिएंट पैरामीटर कितना है इसका, दैट इज़ 10। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई किया इसके कोएफिशिएंट से, ठीक है, अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.8, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। सिंपली अगर हम बात करें तो वैल्यू होगी दैट इज़ 8। उसके बाद कैपिटल अपॉन लेबर, और जो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू के दैट इज़ 0.2। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, जो ये वाली इक्वेशन है 8K अपॉन L और 0.2। चलिए, इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। तो इसकी जो इक्वेशन है हमें साफ दिखेगी, दैट इज़ 8 कैपिटल अपॉन लेबर, 8 कैपिटल अपॉन लेबर, और उसकी जो पावर है 0.2। तो ये तो हो गया MPL का, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद कैपिटल का सिमिलरली हमने करना है, कैपिटल का भी। ठीक, तो कैपिटल का जब हम करेंगे, कैपिटल का थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो जब हम कैपिटल का करेंगे दैट इज़ ए क्या है, एफिशिएंट पैरामीटर 10, और बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये बन गया 2। ठीक, उसके बाद L अपॉन के, और अल्फ़ा की वैल्यू 0.8। ठीक, तो मतलब 2 L अपॉन के, दैट इज़ 2 L अपॉन के, और पावर होगी 0.8। तो ये वाला इक्वेशन, तो A और C जो है अपना बिल्कुल करेक्ट है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे। चलिए, नेक्स्ट है 62। द कंबाइंड लाइबिलिटी ऑफ स्टेट एंड सेंटर एज परसेंटेज ऑफ GDP ड्यूरिंग द 2 years, दैट इज 2016-17 एंड 17-18 कंसोलिडेटेड इज एट। ठीक है, मतलब अगर बात करें लाइबिलिटी टोटल कितनी है सेंट्रल एंड स्टेट एज परसेंटेज ऑफ GDP। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा सा डाटा आप लोग कर लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू सर्वे, जो 2019-20 का सर्वे था, उसके अकॉर्डिंग कंबाइंड लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट हैव डिक्लाइन टू 67% ऑफ GDP एज ऑन March 2018 from 68.5% of GDP as on end March 2016.
तो टोटल मिला के अगर हम एवरेज की बात करें तो 67%, ठीक है। टोटल जो कंबाइंड लायबिलिटी है वो है 67%। और अगर आपने भी ये सर्वे चेक किया होगा तो वहाँ आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ओरिजिनेटेड इन। देखो जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है ये 1954 में शुरू हुआ था फ्रांस में, ठीक। और जो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। कनाडा इसका आंसर है, लेकिन अगर ड्यूअल जीएसटी होता तो भी ठीक होता कनाडा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी है तो फ्रांस आना चाहिए था। तो लेकिन अगर ड्यूअल जीएसटी है, जो ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से लिया था, ठीक। तो इसी के हिसाब से हम लोग इसको कनाडा को राइट आंसर मान सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब यहाँ से स्टैटिस्टिक्स में से टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, और सर्कुलर टेस्ट, ये तीनों टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सा प्राइस इंडेक्स सेटिस्फाई करता है, तो हमें थोड़ा सा ये स्टडी करनी पड़ेगी। टाइम रिवर्सल टेस्ट उससे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसको सेटिस्फाई करता है फिशर इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स और सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और कैलीज मेथड, ठीक। ये हो गया टाइम रिवर्सल टेस्ट को। फिर उसके बाद आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल या फिर सेटिस्फाई, तो वो है ओनली फिशर मेथड, ठीक है, फिशर इंडेक्स। जो तीसरा है सर्कुलर टेस्ट, इसको कोई भी इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा फिशर्स इंडेक्स। और कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और कई बार ये पूछ चुका है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, उसमें फिशर भी आ जाएगा और उसमें एजवर्थ मार्शल भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन 65th क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनिशियली सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट अंडर द इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960, ठीक है। 1961 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था IADP प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 7 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 7 डिफरेंट स्टेट्स। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे ये, और इस प्रोग्राम को हम लोग पैकेज प्रोग्राम भी इसको बोल सकते हैं, जो 1961 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। कुछ स्टेट हैं इसके अंदर, जैसे तंजावुर है तमिलनाडु, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, शाहाबाद बिहार, रायपुर मध्य प्रदेश दिया हुआ है, लेकिन अभी जो है 2000 के बाद छत्तीसगढ़ का पार्ट, मतलब कैपिटल छत्तीसगढ़। उसके बाद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, लुधियाना पंजाब और पाली राजस्थान। चलिए नेक्स्ट वन, द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू विच हैज़ द बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट, हु सेड दिस, ठीक है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट जनरली कई बार पूछ लेता है कि स्टेटमेंट किसने है दिया है या किसका स्टेटमेंट है। तो जो ये स्टेटमेंट है दैट इज ह्यू डेल्टन का, ठीक है। इसका स्टेटमेंट एक बार और पढ़ लेते हैं टोटली कि स्टेटमेंट असल में है क्या। सो एज ह्यू डेल्टन पुट्स इट्स द बेस्ट इकोनॉमिक या बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विच हैज़ द बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट्स, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट था। लेकिन इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट और है JS मिल का, ठीक है। ये भी देख लो कि नेक्स्ट एग्जाम में ना आ जाए या कभी अपकमिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं। JS मिल का स्टेटमेंट है, अ ग्रेजुएट इनकम टैक्स वॉज एन एंटायरली अनजस्ट मोड ऑफ टैक्सेशन एंड इनफैक्ट अ ग्रेजुएटेड रॉबरी, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू JS मिल। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछ लेता है, तो जो फेमस स्टेटमेंट है फेमस इकोनॉमिस्ट के, वो जनरली पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, टाइम सीरीज अंडर द कंडीशन ऑफ दैट इज सेड टू बी, ठीक है। वीकली स्टेशनरी है, नॉन स्टेशनरी है। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स वाली वीडियो में हम इसको डिटेल में करेंगे कि वीकली स्टेशनरी कैसी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, अगेन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है। कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हमें, ठीक। जो सबसे इजी फॉर्मूला है उसको सबसे पहले पिक करो। सबसे इजी यही है, सिंपल, दैट इज सैम्पल मीन, ठीक है। सैम्पल मीन ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एक बार आ चुका है, ठीक है। जब पूछा गया था सैम्पल मीन का जो लार्ज आइटम्स होंगे तो सुटेबल कौन सा सैम्पल मीन रहेगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला रहेगा। तो पेपर 2 में था एक, खैर 2015-16 में पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो जो राइट आंसर है दैट मीन्स सिग्मा अपॉन या स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n, ठीक। उसके बाद पूछा गया सैम्पल वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो सिंपली अपना आंसर हो जाएगा
दैट मीन्स फोर्थ। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल x1 और x2 बोला गया है, ठीक, x1 एंड x2। अगर आप टी टेस्ट आपने कैलकुलेट किया होगा, जो इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट सैंपल मीन्स का, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला दिखा होगा आपने x1 माइनस x2, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट मीन, और उसके बाद अंडर रूट करके बिल्कुल एज इट इज़ ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये चीज़ सब यहाँ आ जाएगी नीचे, ठीक। तो ये हो गया, दैट मीन्स सेकेंड। तो फर्स्ट का हो गया फोर्थ, सॉरी फर्स्ट का हो गया थर्ड, सेकंड का हो गया फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, ये दो चीज़ें आ रही हैं, बाकी दो एलिमिनेट हो गए क्योंकि सेकंड का सेकंड नहीं होगा, सेकंड का होगा 4, ठीक है, ये दो एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट एंड 3 रह गए। उसके बाद जो फर्स्ट है, मतलब जो थर्ड का है सेकंड, ठीक है, थर्ड का सेकंड, तो फर्स्ट वन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद जो डी है उसका रह गया, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S1 एंड S2, दैट मीन्स फर्स्ट। ओके, जब भी क्वेश्चन आते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है पहले उसको मैचअप करो, ठीक, उसको मैच करोगे तो एलिमिनेशन मेथड आपका यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 69, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम असर्शन एंड रीजनिंग। तो असर्शन रीजनिंग इस बार काफ़ी रिपीट हुए थे। सो असर्शन है, कंपेयर टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, अ पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज मोर एफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व आखिर में है क्या, ठीक है, जिसको हम एजवर्थ बॉक्स से कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व को। तो हम यहाँ पे एक एजवर्थ बॉक्स बना लेते हैं। तो एजवर्थ बॉक्स जो वाई एक्सिस पे, ठीक है, इस एक्सिस पे शो कर रहा है हमें ए का वाई गुड, और इस एक्सिस पे हमें शो कर रहा है ए कंज्यूमर का एक्स गुड्स, और वहीं दो कंज्यूमर होते हैं इसमें। सो कंज्यूमर्स इसमें जो बी कंज्यूमर का वाई गुड एंड बी कंज्यूमर का एक्स गुड, ठीक। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनेगा ये, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब जितने भी पॉइंट्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व में ऊपर आएंगे वो सभी के प्रेटो एफिशिएंट हैं, मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, चाहे वो कोई भी पॉइंट्स आए। और इन पॉइंट्स को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ये है इंडिफरेंस कर्व ए का, और ये इंडिफरेंस कर्व बी का, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ए का बी का, और यहाँ भी इंडिफरेंस कर्व शो कर रहे हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें शो करते हैं प्रेटो एफिशिएंसी, ठीक है, या प्रेटो एफिशिएंट। अब अगर इस पॉइंट से वो चेंज होगा, मतलब अगर इस पॉइंट ए पॉइंट से अगर कोई बी पॉइंट पे शिफ्ट करेगा, इट मीन्स नो चेंज कैन मेक विदाउट मेकिंग समवन वर्स्ट ऑफ। ये वाली कंडीशन आपने देखी होगी, यू कैन नॉट बी अ बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स्ट ऑफ, ठीक। तो ये पॉइंट ऐसा है, अगर इस पॉइंट से आप मूव करोगे तो किसी न किसी एक का नुकसान होगा, मतलब एक कोई एक दूसरे गुड्स पे सब्स्टिट्यूट करेगा, या फिर एक का नुकसान है, ठीक। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं अपने आप में एक प्रेटो एफिशिएंट पॉइंट है, और चेंज तभी पॉसिबल है जब दूसरे को हम वर्स्ट ऑफ करेंगे या वर्स्ट ऑफ बनाएंगे। तो दूसरे पॉइंट में मूव करोगे तो दूसरे का नुकसान है या फिर दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक। और जितने भी ये पॉइंट शो करते हैं ये प्रेटो एफिशिएंट है, ठीक। तो इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर टू अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, अ पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज मोर एफिशिएंट। तो जितने भी इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व में पॉइंट है वो सब एफिशिएंट है, प्रेटो एफिशिएंट है। अब जितने भी अबव या लोअर, ठीक है, अबव या लोअर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एफिशिएंट नहीं है, बल्कि इस असर्शन में कह रहा है वो एफिशिएंट है, ठीक है, वो एफिशिएंट नहीं है, तो ये असर्शन हो गया बिल्कुल गलत, ठीक। अब असर्शन गलत है तो इट मीन्स सिंपली, तो जो हमारा आंसर होना चाहिए ए इज़ नॉट करेक्ट, वो है सिर्फ ए की फोर्थ, ठीक है। अब आपका आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। रीज़न में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ रीज़न यहाँ तो हमें करना पड़ेगा। सो रीज़न इज द कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इज द सेम फॉर बोथ इंडिविजुअल्स, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल के लिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एक गुड्स से दूसरी गुड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो दोनों इंडिविजुअल के लिए सेम है, ठीक है, MRS। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 70, inadequacy or absence of KYC means know your consumer या customer standards can subject to a bank to a serious and counterparty risk as follows। तो मतलब ये कह रहा है अगर KYC नॉर्म्स ना हो, बैंक में आप जाते हो तो KYC फॉर्म्स आपसे फिलअप होते हैं कि नो योर कंज्यूमर की डिटेल्स, कंज्यूमर की जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो KYC वगैरह, ठीक। अगर वो इनएडेक्वेट हो, अगर वही अप्रोप्रिएट ना हो, KYC ना हो, तो बैंक को कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। तो
तो नंबर 1 है रेपुटेशन रिस्क। ठीक है, रेपुटेशन रिस्क क्या होता है? एक ऐसा रिस्क जो हम लोग निग्लिजिबल या फिर हम निगलेक्ट कर देते हैं कुछ चीज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव पब्लिसिटी अगर होगी बैंक की तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसकी रिवेन्यू पे भी, तो ये बिल्कुल रिस्क बनेगा। उसके बाद है कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या होता है? जब भी कोई बैंक या फिर जब भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को फॉलो नहीं करती, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, तो उसको पेनल्टीज इंपोज होती हैं। ठीक है, तो ये भी रिस्क बना रहेगा। थर्ड वन है लीगल रिस्क। तो लीगल रिस्क क्या होता है? जब भी लॉस ऑफ रेपुटेशन की लॉस होती है या फिर फाइनेंशियल लॉस होता है जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रूल्स, रूल से रिगार्डिंग कोई अवेयरनेस नहीं है या फिर रूल्स पता नहीं है किसी प्राइवेट को या फिर बैंक को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, तो लीगल रिस्क भी बनेगा वहाँ पे केवाईसी कारण। उसके बाद बैंक्रप्सी रिस्क। बैंक्रप्सी क्या होता है? हम लोग लीगली या फिर कोई भी बैंक या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लीगली डिक्लेयर कर देता है ही इज़ अनेबल टू रीपे हिज लोन और डेप्ट, तो उसको बोलते हैं बैंक्रप्सी। ठीक है, बैंक्रप्सी स्टेट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दिवाला निकल जाना। ठीक, तो ये केस बैंक्रप्सी वाली तो केस नहीं आएगी, बाकी ये सब चीज़ रिस्क ये हैं। ठीक है, बैंक्रप्सी वाला वो रेयरेस्ट है और वो थोड़ा सा क्या है, जब बैंक ज़्यादा इंडल्ज हो जाएगा ऐसी एक्टिविटीज़ में जो अनसर्टन है उनमें, तब होगा वो चीज़ बैंक्रप्सी वाला काम। लेकिन इन तीनों में जो तीनों रिस्क हैं ये केवाईसी कारण हो सकता है। ठीक, तो ABC जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 72, अ ग्रोथ मॉडल इन विच देर आर डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑन स्केल एंड एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट जनरेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। बस एक टर्म्स को अगर पकड़ लेते तो आपका आंसर आ जाता है, वो है एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंज। ठीक है, सोलो का जो मॉडल है वो कहता है टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक्सोजीनियस गिवन होती है। ठीक है, लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, कैपिटल होता है, और तीसरा ये वेरिएबल यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी विच इज़ एक्सोजीनियसली गिवन। बस सोलो का मॉडल। और यही क्वेश्चन यहाँ पे तीसरी बार रिपीट हो रहा है सेम पेपर में, मतलब इनडायरेक्ट वे में हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, अगेन टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है, विच इक्वेशन कैन बी करेक्ट। इसको हम करेंगे अपने मैथमेटिकल पोर्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 स्टेट्स विच सिक्योर द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इंटर स्टेट या इंटर शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू अमंग स्टेट्स एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में जितनी भी रिकमेंडेशन है, जितनी भी वेटेज हैं, ये अच्छी तरह से कर लेना, आपको में एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, खैर अभी 15th जो फाइनेंस कमीशन है NK सिंह जिनके हेड हैं, उसकी रिकमेंडेशंस भी जो चल रही हैं अभी। ठीक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है 14th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए, तो नंबर 1 पे जो है परसेंटेज शेयर वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका जो शेयर है, इनका उत्तर प्रदेश का जो शेयर है वो है 17.95%। दूसरे पे आता है बिहार। ठीक है, और जिसका शेयर है 9.66%। तीसरे पे आता है MP, और MP का जो शेयर है वो है 7.54। ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये चौथे नंबर पे आता है, दैट मीन्स 4.03। खैर ये 4th नंबर पे नहीं आता है, सिर्फ इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट 3 कौन है। ठीक है, फर्स्ट 3 जो है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक, ABC जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ABC। ठीक, और जो आंध्र प्रदेश की वेटेज है वो है 4.03%। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन 75th, ओवर शूटिंग मॉडल ऑफ एक्सचेंज रेट डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट रूडी डॉर्नबश अटेम्प्ट एस्टैब्लिश्ड। अब इसमें एक तो ये देख लेना, ये न्यू थ्योरी है, ओवर शूटिंग मॉडल ऑफ एक्सचेंज। सब पहली बार पूछा गया है, इससे पहले इसके बारे में कभी नहीं पूछा UGC ने। ठीक है, एक तो ये देख लेना ओवर शूटिंग मॉडल ऑफ एक्सचेंज किसने दिया था, इनडायरेक्टली पूछ सकता है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में। सो रूडी डॉर्नबश, और ये थ्योरी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रिलेशनशिप बिटवीन स्टिकी प्राइस एंड वोलेटाइल एक्सचेंज रेट से। सो दैट द ओवर शूटिंग मॉडल आर्ग्यूज दैट द फॉरेन एक्सचेंज रेट विल टेम्परली overreact to change in monetary policy to compensate the sticky prices of goods in the economy। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन स्टिकी प्राइस एंड वोलेटाइल फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, अगेन एक क्वेश्चन यहाँ से आता था जो एक्सचेंज रेट से आता था, वो है हैजिंग। ठीक है, हैजिंग बहुत बार पूछा जाता था, इस बार पूछा गया फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आर यूजफुल फॉर दोज हु विश। अगेन एक क्वेश्चन अगर आएगा कि हैजिंग इज अ फंक्शन ऑफ, हैजिंग किसमें मिलता है, वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में ही मिलता है, क्योंकि स्पॉट एक्सचेंज रेट पे तो स्पॉन्टेनियस सेल एंड परचेज हो जाता है। ठीक है, तो जो रिस्क प्रोटेक्ट होता है वो है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में। सो दैट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क
दैट एक्सचेंज रेट विल चेंज बिफोर द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड। ठीक है, जो हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में करते हैं कि आज उसकी एग्रीमेंट कर लेते हैं आज विद इन 2 days, और जो सेल एंड परचेज होता है वो होता है फ्यूचर में। ठीक है, 3 month 1 year, तो एग्रीमेंट 3 month 6 month 1 year तक एग्रीमेंट आज होता है, लेकिन सेल एंड परचेज होती है फ्यूचर में, क्योंकि उसमें जो रिस्क होता है वो मिनिमम हो जाता है। अगर हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि $1 जो है हम लोग परचेज़ करेंगे 6 महीने बाद 70 रुपीज़ में, तो 70 रुपीज़ में ही करेंगे। ठीक, वट एवर द रुपीज़ वैल्यू ऑफ रुपीज़ एट दैट टाइम, नो मैटर। ठीक, चाहे 75 हो चाहे 70 हो। अब उसके बाद हम लोग जब ये लॉक कर देते हैं रिस्क, तो एक गैम्बल बना रहता है, मतलब एक सट्टा जो है गैम्बल बना रहता है। हो सकता है उस टाइम उसकी वैल्यू बढ़ जाए या कम हो। ठीक है, गैम्बल दैट करेंसी विल राइज इन वैल्यू, हो सकता था कि उसकी वैल्यू बढ़ सकती थी। एंड दूसरा हमने जो रिस्क लिया वो ये लिया दैट करेंसी विल फॉल इन द वैल्यू, हो सकता है उसकी वैल्यू फॉल हो, लेकिन हमने उसको लॉक कर दिया। ठीक है, ₹1 इक्वल टू 70 रुपीज़, जो आज का करंट रेट था उसी पर लॉक कर दिया। ठीक, उसके बाद एक्सचेंज करेंसीज एट अ पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर, जो फॉरेन जो करेंसी है वो हम लोग सेल परचेज करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, आज हमने सिर्फ अग्रीमेंट कर लिया है। ठीक है, एक्सचेंज करेंसीज एट पॉइंट इन द टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, जो 3 month का टाइम है वो अप्रोप्रिएट माना जाता है फ्यूचर एक्सचेंज रेट के लिए, और वैसे 1 year तक हो सकता है। ठीक, तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है असर्शन एंड रीजनिंग का। ये 6th और 7th क्वेश्चन में भी 6th क्वेश्चन या फिर 7th क्वेश्चन होगा अब तक। ठीक, असर्शन है मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डीवैल्यूएशन। ठीक है, मार्शल लर्नर की जो कंडीशन है वो यही बोलते हैं कि डीवैल्यूएशन, ठीक है, डीवैल्यूएशन सक्सेस तभी होगा जब वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, मार्शल लर्नर कंडीशन इलास्टिसिटी अप्रोच भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, डीवैल्यूएशन तभी सक्सेस होगा जब वो एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो बीओपी है वो बैलेंस हो जाएगा, या फिर बीओपी जो डेफिसिट में था वो ठीक हो जाएगा। असर्शन रीजनिंग, रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है डीवैल्यूएशन मेक एक्सपोर्ट कॉस्टली एंड इम्पोर्ट चीपर। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा बोल दिया है। डीवैल्यूएशन से क्या होता है, डोमेस्टिक प्राइस जो है वो लो हो जाते हैं, जिससे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट चीप हो जाता है इंस्टेड ऑफ कॉस्टली, इंपोर्ट चीपर, और इंपोर्ट हो जाते हैं महंगे। ठीक है, तो ये रीज़न जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो ए इज़ करेक्ट, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स 3, ए इज़ करेक्ट, आर इज़ नॉट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी हुई थी। सो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछ रहा है, वेयर सी इज़ MPC एंड T इज़ टैक्स रेट। तो जो ये वाला 4th वन है ये शो करता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। ठीक, 1/1 - MPC, 1 - ब्रैकेट में 1 - टैक्स रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, अब यहाँ से मार्केट फेलियर से भी काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। ठीक, मार्केट फेलियर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक, तो जो मेजर कॉज है वो है आपका पब्लिक गुड्स, फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। अगर पब्लिक गुड्स हैं तो मार्केट फेल होगा। ठीक, उसके बाद एक्सटर्नैलिटीज़ अगर हैं तो मार्केट फेल होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ से मार्केट फेल होती है, और पब्लिक गुड्स से भी। प्राइवेट गुड्स से मार्केट फेल नहीं होती। ठीक, और मार्केट पावर मतलब मोनोपोली पावर। ठीक है, मोनोपोली पावर होगी और किसी एक की पावर होगी मार्केट के ऊपर तो मार्केट फेल होगा। ठीक है, तो इससे भी मार्केट फेल होगा। पॉवर्टी से कौन पुअर है कौन रिच है ये इफेक्ट नहीं करता पॉवर्टी को, मतलब इसमें मार्केट फेलियर में ये इफेक्ट नहीं करता। ठीक, तो जो B एंड C है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, LPP से क्वेश्चन पूछा गया है। LPP से जनरल लेवल की क्वेश्चन पूछते हैं, सॉल्विंग के नहीं पूछता कई बार। ठीक है, तो LPP का जो इक्वेशन है वो है लीनियर, तो लीनियर इक्वेशन हमें दिख रहा है, दैट इज़ ये वाला जो है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन से ही हमें पता लग जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 81 to 100। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।